स्टडी मतलब अभिषेक सर क्लासेस। नमस्कार। ज्ञान सागर की दुनिया में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल है क्या? तो प्राचीन काल में मनुष्य जब जंगलों और गुफाओं में रहा करता था, जिसका व्यवहार जानवरों की तरह था। जिस प्रकार आज जानवर उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर पर भी कोई वस्त्र नहीं था। वह पत्तों से, पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर के अंगों को ढका करते थे। जानवर जिस प्रकार दूसरे जानवरों को दौड़ा के और मार के कच्चे मांसों को खाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जानवरों को दौड़ा के और उसे मारकर उसे कच्चा मांस खाते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जंगलों से, गुफाओं से बाहर निकल के आया समतल मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि मनुष्य शुरू से ही जिज्ञासु होता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य पहाड़ों पर आए, समतल मैदानों पर आए, तब उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ों पर ऐसे बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनका उपयोग वे लोग आगों को जलाने में करते थे, लकड़ी के का, और पत्तों का उपयोग वदन को ढकने में करते थे। उनके से जो फल प्राप्त होता था उसको खाने में करते थे। तो कुछ फल उनके नीचे, पौधों के नीचे गिर जाता था और उन पौधों से बीज बाहर आने के बाद मिट्टी और पानी के संपर्क में आता था। तब मनुष्यों ने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो छोटे छोटे हैं और कुछ दिनों के बाद वे बड़ा होकर फिर फल और फूल देने लगे। तब रिसर्च किया और पहाड़ों पर क्यारी नुमा आकृति बनाकर वहां अनाजों को, पौधों को लगाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह परंपरा और आगे बढ़ी और आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग बड़े बड़े समतल भूभागों को, जो हमारे लिए है, हमारा है, उस भूभागों पर बीजों को लगाया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारा प्रमुख आहार है। वैसे पौधों को जो अधिक मात्रा में लगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं और उन पौधों को फसली पौधा कहा जाता है। पौधे मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: खरीफ, रबी और जायद। यह जो मौसम है, बरसात का मौसम है, उनमें यह पौधा लगाया जाता है जिसे हम खरीफ कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो हमारे लिए उपयोगी पौधा है, उन पौधों को लगाया जाता है जिसे हम लोग खरीफ का पौधा कहते हैं। इसके बाद रबी का पौधा शीत ऋतु में लगाया जाता है और जायद का पौधा ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। यह पौधों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन पौधा किस ऋतु में लगाया जाए। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन। उत्पादन है क्या? कैसे हम लोग पौधों का उत्पादन करते हैं? तो लगभग 75% आबादी भारत की गांव में निवास करती है और इनका मुख्य पेशा, मुख्य कार्य कृषि है। इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो किसान अपने खून पसीने से सींचकर पौधों को लगाता है और उनसे जो अनाज प्राप्त होता है वह हमारे लिए मुहैया कराता है और पूरे देश के लोग उसको मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? तो पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना पहले बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि पहले की जो मिट्टी जुताई के तरीके थे वह पारंपरिक थे और आज आधुनिक हैं। पारंपरिक तरीके में हल और बैल की सहायता से बड़े बड़े भूभाग को जोतना पड़ता था, मिट्टी को उलटना पड़ता था, जिसे हम जुताई कहते थे, जिसमें काफी श्रम और समय लगता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और एक ऐसे इंजन का निर्माण किया जिसे हम लोग ट्रैक्टर कहते हैं, और उस मशीन से, उस ट्रैक्टर से
आज की स्थिति यह है कि बड़े बड़े भूभाग को चंद घंटों में हम लोग जुताई कर सकते हैं। यह आधुनिक तरीका है। समय समय पर वैज्ञानिक इसमें शोध करते हैं और शोध के साथ साथ हमारे लिए वह उपलब्ध कराते हैं हल, ट्रैक्टर के साथ जो हल लगता है, इसके बाद जीरो ड्रिल, इसके बाद थ्री ड्रिल। कई ऐसे उपकरण हैं जो आसानी से कम समयों में बड़े बड़े भूभाग पर कम श्रम के साथ उन बीजों को लगाया जा सकता है। तो एक क्रांति आई जिससे खेतों का जोतना आसान हो गया किसानों के लिए। इसके बाद दूसरा चरण है बीजों का चयन। बीजों का चयन हम लोग कैसे करते हैं? तो बीजों को चयन के लिए उसका उत्साहित करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से कुछ ऐसे बीज हैं जो हल्के हो जाते हैं, जो रोग ग्रसित बीज हैं वह दूर चले जाते हैं, और जो स्वस्थ बीज हैं वह नीचे गिर जाते हैं। तब हम लोग उन स्वस्थ बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसे अपने उपयोग में लाते हैं। इसके बाद भी और तरीका है, जैसे रोगग्रस्त बीज को छांटने के लिए एक पात्र ले लेंगे और उस पात्र में जल भर लेंगे, इसके बाद उसमें बीज डालेंगे। तो जो स्वस्थ बीज होगा वह नीचे उस पात्र के पेंदे में बैठ जाएगा, और जो रोग ग्रसित बीज होगा वह पानी के ऊपरी तल पर तैरता है, जिसे हम लोग छान कर बाहर निकाल लेते हैं और हमें स्वस्थ बीज प्राप्त होता है। इसके बाद बुआई। बुआई करने के लिए हम लोग पौधों की प्रकृति का ध्यान रखते हैं कि किस पौधे को कब लगाना है और कैसे लगाना है। अगर हम लोग खरीद की बात करते हैं तो इसके लिए हमें बीजों की नर्सरी तैयार करनी होती है। तब वह नर्सरी को उखाड़कर और दूसरे भूभाग में तब लगाते हैं जब हम लोग उस खेतों की जुताई कर लेते हैं, और जुताई के बाद उसमें हेंगा दे देते हैं, मिट्टी को समतल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, जिस प्रक्रिया को हेंगा देना कहते हैं। तब उस नर्सरी को निकालकर 1 महीने के बाद उस भूभाग में लगाते हैं। तब हमारा पौधा कहा जाता है कि हमने इस भूभाग में पौधा को लगा दिया। इसके बाद है सिंचाई। तो सिंचाई के भी 2 तरीके थे, एक पारंपरिक और दूसरा आधुनिक। पारंपरिक तरीका क्या था कि कुआं से जल को निकाला जाता था बैलों की सहायता से। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उस समय इतना कठिन काम था कि लोग, जिसे हम लोग रेहट कहते हैं, बैलों को लकड़ी के डंठल में बांधकर और चारों तरफ गोल गोल घुमाते थे, और उसमें उसके नीचे एक रिंग नुमा आकृति होती थी, एक रिंग नुमा आकृति होती थी जिसमें चमड़े के थैले लगे होते थे, और उस थैले में पानी भरता था, और पानी इस रास्ते से निकलता था और फिर बड़े भूभाग पर जाके उसकी सिंचाई हो पाती थी। यह बड़ा दुरूह कार्य था, बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे नदियों से, तालाबों से, पोखरों से पानी को निकालकर और खेतों की सिंचाई की जाने लगी। यह पारंपरिक तरीका था। अब आधुनिक तरीका क्या है कि हम लोग मिट्टी के अंदर गहरा खुदाई कर लेते हैं, कहीं कहीं 60, 200, 300 फीट तक नीचे जाते हैं, और उसके बाद मशीनों की सहायता से, जो बिजलियों पर चलने वाले मशीन हैं या डीजल पर चलने वाले जो मशीन है जिसे पंपिंग सेट कहा जाता था, उससे आज हम लोग पानी निकालते हैं और खेतों की सिंचाई कर ली जाती है। यह बहुत ही क्रांति लाया खेतों की सिंचाई में। तब क्या होता है कि सिंचाई के लिए अभी भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता है। तो पानी के बचत के लिए, जैसे फल वाले जो पौधे हैं, उनको जब हम लोग लगाते हैं तो उन्हें कम पानी की आवश्यकता है। धान के पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता है।
तो धान वाले पौधों की सिंचाई हम लोग नहरों के माध्यम से करते हैं, पंपिंग सेट के माध्यम से करते हैं, समरसेबल के माध्यम से करते हैं। मिट्टी को खोद कर पानी निकाला जाता है मशीन के माध्यम से और भूभागों की सिंचाई होती है, नहरों की व्यवस्थाएं हो गई अब। लेकिन जो ये छिड़काव भी करते हैं, पानी जहां नहीं है, पानी की कमी जहां है, भूभाग के अंदर भी पानी की जहां कमी है, वहां हम लोग ड्रिप तंत्र का उपयोग करते हैं। ड्रिप तंत्र एक ऐसा है, मशीनरी है जो कम पानी को पौधों पर छिड़कता है, उनकी जड़ों तक पहुंचाता है। अर्थात वैसा उपकरण, वैसे संसाधन जहां पानी के अभाव में भी फसलों को उचित मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं निराई। निराई क्या है? तो जो हम लोगों ने फसल लगा दिया, जो हम लोगों ने फसल लगाया, वह फसल लगने के बाद हम लोग देखते हैं कि इन फसलों के, दो फसलों के बीच में कुछ ऐसे अवांछनीय पौधे उग आते हैं जो इनके आसपास मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। तब जितनी मात्रा में इन पौधों को पोषक तत्व मिलना चाहिए उतनी मात्रा में यह उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तब अवांछनीय पौधों को, जिसे हम अवांछनीय पौधा कहेंगे, अवांछनीय पौधों को निकालकर बाहर फेंकने की प्रक्रिया ही निराई कहलाती है। यह मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा भी किया जाता है और रसायनों का छिड़काव करके भी किया जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया है और शोध करके कई ऐसे रसायन का निर्माण किया है जो इन पौधों, फसली पौधों पर अपना असर नहीं दिखाता, लेकिन अवांछनीय पौधों को जड़ से समाप्त कर देता है, जो काफी कारगर है। लेकिन हमें सावधानी अपनानी चाहिए। जब हम लोग निराई के दौरान रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तब अपने हाथों को और मुंहों को अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए, ताकि इस कार्य के दौरान हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों पर, हमारे मुंह पर, हमारे नाक पर उसके बूंद न पड़े, क्योंकि वह रसायन जब हमारे शरीर में मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से चला जाएगा तो हमें बहुत असुविधा होगी। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मनुष्यों की जान भी जा सकते हैं। आगे आते हम लोग कटाई। यह ऐसा है कि लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए यह पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग खुशी खुशी आनंदित होकर फसलों की कटाई कराते हैं और कटाई के भी पारंपरिक तरीके थे, हैं और आधुनिक तरीके भी हैं। पहले हंसुए से, फावड़े से फसलों को काटा जाता था। इसके बाद उसके डंठल बनाए जाते थे और एकत्र किया जाता था। फिर उन पर बैलों की सहायता से अनाज को निकाला जाता था। कृषि से अपशिष्ट पदार्थ बाहर, पुआल और अनाज एकत्र कर लेते थे। लेकिन आज क्या है? आज क्रांति आई। कब? जब हार्वेस्टर आ गया। तो कटाई के भी दो तरीके थे, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। आधुनिक तरीके में हार्वेस्टर और थ्रेशनिंग है कि हम लोग बड़े भूभाग पर फसल लगा हुआ है और हार्वेस्टर कई घंटों में बड़े बड़े भूभाग को भी काट के समाप्त कर देता है। आज फसल लगे हैं, कल जाके देखिएगा तो उसमें फसल है ही नहीं, केवल कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं। और इतनी सुविधा है हार्वेस्टिंग में कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर और अनाज का भंडारण हो जाता है। ये क्रांति आई। इसके बाद पारंपरिक तरीके में सफाई, बैलों से जब हम लोग उस पर चलाते थे, फसलों पर चलाते थे, अनाज एक तरफ और पुआलों को निकालना पड़ता था। उसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता थी। पुआल से अनाजों को बाहर निकालने या
फसलों से कृषि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने और अनाज बाहर अलग करने की प्रक्रिया ही सफाई कहलाती है, जिसे हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसके बाद भंडारण की आवश्यकता पड़ी कि बड़े पैमाने पर जब अनाज का उत्पादन हो गया तो इसका भंडारण कैसे करें। हम लोग घर में भी भंडारण करते हैं। आपने देखा होगा, आपके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वह अपने पास 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए अनाजों का भंडारण करते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानी अपनाते हैं? तो पहले उन अनाजों को साफ सुथरा कर लेते हैं। इसके बाद उन अनाजों से उनके अंदर मौजूद नमी को बाहर निकाल लेते हैं धूप में सुखाकर, और टीन के बने डब्बे, जिसे ड्राम भी कहते हैं, पहले मिट्टी के बने होते थे, अब टीन के बने डब्बों में उन अनाजों को भर दिया जाता है। उनमें रसायन भी डाल दिए जाते हैं ताकि वह आसानी से खराब न हो। यह छोटे पैमाने पर हम लोग अपने घरों में करते हैं, आपके यहाँ होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जब अनाज उत्पन्न होता है तो उन अनाजों को बाजारों में जब बेचा जाता है तो उनका भी भंडारण होता है। सरकार भी अपने स्तर पर भंडारण करती है, निजी तौर पर भी उसका भंडारण किया जाता है। तो कौन कौन सी वह सावधानियां हैं? तो सुखा लिया जाता है और जूट के बोरे में उनका भंडारण किया जाता है। रसायनों का छिड़काव किया जाता है जहां भंडारण करना होता है, और जिस रूम में, जिस कक्ष में भंडारण करना होता है, यह बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इसके अंदर नमी मौजूद नहीं है। FCI का आपने नाम सुना होगा। सरकार वहां गोदाम बना के अनाजों का भंडारण कराती है। इसके बाद हम लोग आते हैं उर्वरक और खाद। आपने उर्वरक और खाद के बारे में सुना होगा। उर्वरक बाजारों में बोरियों में भर के मिलता है, जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण होता है। खाद अपने यहां तैयार किया जाता है, इसके लिए कल कारखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि अपशिष्ट पदार्थ मरने के बाद, मवेशियों को मरने के बाद जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। तब खाद का उपयोग हम लोग फसल में करते हैं। एक बहुत ही रोचक बात कि हम लोगों ने देखा है कि उर्वरक और खाद में मुख्य रूप से इसमें खाद में ह्यूमस का निर्माण होता है। मिट्टी रंध्रयुक्त हो जाती है, अर्थात जिसमें नाइट्रोजन का आदान प्रदान होने लगता है, और यह फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यह मिश्रण है उर्वरक का, और यह भी पौधों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। फसलों में हम लोगों ने कभी कभी देखा है कि उर्वरक का भी उपयोग करें और खाद का भी उपयोग करें तो उतना लाभ हमको नहीं मिल पाता है। क्यों? और किसी खेत को, किसी भूभाग को हमने देखा है कि उस भूभाग को केवल परती छोड़ दिया, उसमें छोटे बड़े घास उग आए, और फिर अगले साल उसकी जुताई की तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें उर्वरक नहीं बल्कि खाद का निर्माण हो गया, ह्यूमस का निर्माण हो गया, और ह्यूमस पौधों के लिए लाभकारी है। फसल जब भी हम लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि 2 फसलों के बीच में एक दलहनी फसल का लगाना एकदम आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को पौधों को लिए या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसे हम फसल चक्र कहते हैं। अर्थात 2 धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी पौधा लगाना ही
फसल चक्र कहलाता है, जो पौधों के लिए लाभकारी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।